हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 8 नंबर को कंप्लीट करने वाले हैं और इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। और यह भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो याद रखिएगा, यह कौन से नंबर के पीएम थे? तो याद रखिएगा 9वें नंबर के पीएम थे भारत के। इन्होंने 1991 से 1996 तक आपके प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से बुलाया जाता था? तो जो आपके गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें यह जो आपका दिनार था, इस सिक्कों को किसने चलाया था? तो प्रथम गुप्त राजा जो कि आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके द्वारा यह आपका मुद्रा प्रचलित हुई थी उनके शासनकाल में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी के अनुवाद में आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? तो याद रखिएगा, एकता, विश्वास और बलिदान। यह एक आदर्श वाक्य था अंग्रेजी अनुवाद आज़ाद हिंद फौज का। वहीं अगर बात करें जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कई जगह बताया जाता है आपके कौन, तो आपके सुभाष चंद्र बोस होते हैं। लेकिन याद करें इनकी संस्थापक की बात करें तो रास बिहारी बोस हुआ करते थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या 1943 में भारत को अंग्रेजों से कब्जे से मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए या जापान की सहायता से टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसके जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस उसके आज़ाद हिंद फौज के या पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए इनका भी नाम होता है साथ में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जो पूर्व स्वराज संकल्प था, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा आपका पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो पीटी नेहरू है दोस्तों, इनके द्वारा आपके जो आपका लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके बीच उसके समक्ष इन्होंने आपका यह पूर्ण स्वराज संकल्प पेश किया था। कब? तो 19 दिसंबर 1929 में। ठीक है, 29 दिसंबर 1929 में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसे 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। 1911 में ही आपके ब्रिटिश भारत की जो राजधानी आपकी कोलकाता थी, उसे बदल के क्या कर दी गई, उसको आपके दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी याद रखिएगा 1911 के समय ही। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के डैश वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा आपके गढ़वाल वंश के थे। ठीक है, यह गढ़वाल वंश के जयचंद थे। तो चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच यह लड़ी गई थी और यह लड़ाई आपकी 1194 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो आपकी वर्तमान में अनुसूची है कितनी है और मूल संविधान में कितनी हुआ करती, पहले उसे देख लेते हैं। जो आपका मूल संविधान जब आपका बना था उस समय आपका यह 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की बात की तो वर्तमान में इसमें आपके 12 अनुसूचियां हो गई हैं बढ़कर। ठीक है, और अगर बात करें कि जो आपके राज्य का नाम और उनके क्षेत्राधिकार दिया गया है वह संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है। आपका पहला इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन आपका पहले जनसंख्या पे हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन में भारत नहीं है, यहाँ पे दुनिया की यहाँ पे बात की जा रही है दुनिया की। ठीक है, तो दुनिया का जो है यहाँ पे
दुनिया की तीसरी जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, दुनिया की तीसरी की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट अभी बता रहे, रुकिए एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यूएसए यानी अमेरिका। याद रखिएगा आपका तीसरी पूछा है ना, तो तीसरी यहाँ पे अगर बात करें कि पहले पे कौन है, तो पहले पे हो जाता है आपका इंडिया यानी भारत। जनसंख्या पूछा जा रहा है आपसे, सबसे अधिक जनसंख्या। फिर दूसरे पे हो जाता है आपका चीन, और वहीं तीसरे पे हो जाता है आपका यूएसए, क्योंकि जो आपका पहले नंबर पर हो जाता है भारत। आप सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या आप टॉप पे हो चुकी है। भारत आपके यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन आपके दूसरे स्थान पे और तीसरी पे आपके अमेरिका हो गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे आप तीसरी पूछी है, तो दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, आपका यूएसए यानी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपकी सर्वप्रथम किसी मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो वह कौन थे, आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह एकमात्र ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इनकी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था, तो यह 1987 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चौरा चोरी घटना कब हुई थी। तो चौरा चोरी घटना की बात करें तो यह 4 फरवरी 1922 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह पंजाब में आयोजित किया जाता है। पंजाब में आपका गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा भांगड़ा जो था पुरुषों द्वारा, गिद्दा महिलाओं द्वारा किया जाता है। या विवाह के दौरान अगर बात करें तो बियाहुला गिद्दा यहाँ पे नृत्य किया जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में ही आपके भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी पे बना हुआ है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि ये 5 नदियां इसी राज्य से होकर निकलती हैं, गुजरती हैं। तो याद रखिएगा पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासन काल में ही ईस्ट इंडिया ने आपके भारत में कदम रखी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन आपका है कि शेख है निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो याद रखिएगा सूफी संत बाबा फरीद शंकर, ठीक है, बाबा फरीद गंज शंकर जो थे इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे इनके शिष्य बाबा फरीदुद्दीन जो गंजे शंकर हैं, इनकी जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया थे। और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वह थे कौन, अमीर खुसरो। तो यह याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय परिक्षेत्र। जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है आपका भारत का विश्व का फलोद्यान, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल यह अफ्रीका में स्थित है, लेकिन यह आपके संसार का यानी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, गोबी की बात करें, गोबी मरुस्थल आपके चाइना में स्थित है। थारू मरुस्थल आपके पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया था। तो याद रखिए किसने यहाँ पे होगा, तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात करें तो महात्मा गांधी ने इन्हें भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1925 में बात करें 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की। वहीं अगर बात करें सरोजिनी नायडू एकमात्र ऐसी महिला है तो जो कि भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली आपकी राज्यपाल हो जाती, पहली राज्यपाल हो जाती महिला, और यह उत्तर प्रदेश की पहली बार बनी थी, ठीक है। वहीं बात करें सरोजिनी नायडू की काफ़ी पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट जाती है, जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाता है, द विलेज सॉन्ग्स हो जाता है। ये सभी पुस्तक सरोजिनी नायडू का काफ़ी फेमस पुस्तक है। सरोजिनी नायडू की जन्म आपकी 13 फरवरी को हुई थी, और 13 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर बात की तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका वह 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के दिवस पे मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय की बात की तो 8 मार्च को। तो यहाँ पे आपका सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आए आपको। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है
और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी थी या फिर दी गई थी? तो याद रखिएगा यह आपके 1858 में पहली बार दी गई थी। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे पहली बार आपका गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि आपका लौटा दी गई थी, यानी वह अब गवर्नर जनरल नहीं, अब वायसराय आपका बन चुका था 1858 से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण क्या था? तो जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य कारण स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, यह पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को आपका इस पे मुख्य जोर दिया गया था, वहीं आपके औद्योगिक का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, और यह जो आपका था यह आपके पहली का था, यह आपका जो कृषि पे जोर पहला दिया गया था, औद्योगिक जो दूसरा, तीसरे पे आपका आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग दोनों पर, और तीसरे पे आपका स्थिरता, और जो चौथी है यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है या पर्वत शिखर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह फ्रांस और स्पेन के बीच विपिन पर्वत श्रृंखला स्थित है। सॉरी, यहाँ पे पिरिनी पर्वत, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। पिरिनी पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच स्थित है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मल्यूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मल्यूसियन जो सिद्धांत है वह जनसंख्या से संबंधित हो जाता है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 16वें संस्करण की मेजबानी किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर क्रिकेट एशिया कप 16वें संस्करण का मेजबानी किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाता है, टेबल टेनिस चीन का हो जाता है, वही पाक की बात करें पाकिस्तान का आपका फील्ड हॉकी हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौस्तव चटर्जी जो है यह 78वें ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसमें दी जाती है? यह आपके चेस में दी जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान है? तो याद रखिएगा यह आपके उड़ीसा का यह एक राज्य गान हो जाता है, वंदे उत्कल जननी। और अगर बात की उड़ीसा अपना जो राज्य दिवस का मनाता है तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाता है आपका उड़ीसा राज्य, यह भी याद रखिएगा। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, गोरुंडू गमार झील किस राज्य में स्थित है जिसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री ने सेबी एटीएम का उद्घाटन किया है? तो जो गोरुंडू डोंगमार झील है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, और यहीं पे केंद्रीय वित्त मंत्री ने एसबीआई एटीएम का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे एसबीआई होगा, एसबीआई एटीएम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो याद रखिएगा भारत में यह आपका प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी वह राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, कोई आपका बाउंड नहीं किया गया है। लेकिन आपके जो अमेरिका है वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वह सिर्फ अधिकतम से अधिकतम 2 बार अपना राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, 2 बार चुना जा सकता है, 2 बार आपके राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, 2 बार वहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ चाहे जितनी बार राष्ट्रपति का पद आप लड़ सकते हैं, जितनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अगर यहाँ पे बात करें आपके जो 2 बार बने थे वह राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद को ही बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को ही अजातशत्रु किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि अजातशत्रु उसको कहा जाता है जिसके पास कोई भी आपके शत्रु ना हो, मतलब शत्रु से आज़ाद हो, उसके पास कोई शत्रु ना हो, तो उसे अजातशत्रु कहा जाता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो यह संसद का अभिन्न अंग हो जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन सभी को मिलाकर आपका क्या बनता है? संसद बनता है। तो यह अभिन्न अंग है संसद का। राष्ट्रपति जो है यह तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, और यह कार्यकारी
कार्यकारी पालिका का यह प्रदेश सभापति होता है, मतलब जो राष्ट्रपति है ना, यह आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है। और जो आपका कार्यपालिका होता है, इसका अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यह भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पे आगे, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो याद रखिएगा, कपास रबी की फसल नहीं है, कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, यह तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धम्मेक स्तूप स्थित हो जाता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें यहाँ पे गवर्नर की, तो माननीय आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या हो जाती है? गवर्नर हो जाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ऑटो एग्जाम्स, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। आप सबके लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही, तो आप लोग भी प्लीज़ मेहनत कर दिया करिए। थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब करने में ही आपके ज़्यादा मेहनत नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।